Hello everyone, welcome back. So this is the last video of 2025 क्वेश्चन पेपर जिसमें हमें सिर्फ 34th क्वेश्चन और 35th क्वेश्चन करना है। कहने को ये दो क्वेश्चन है बट इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34th का फर्स्ट पार्ट। इंडिकेट द स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। पायरोलुसाइट ओर से हमें KMnO4 को बनाना है, तो उसमें पेन पेपर वाले तरीके से ये स्टेप्स समझाने इतने इजी ना होते, बट यहाँ पे मैंने इसको पीडीएफ की फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो पायरोलुसाइट ओर होती है वो होती है MnO2 और हमें प्रिपेयर करना है पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 को यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना है। अब जो MnO2 है उसको हम बेस से ट्रीट करते हैं। KOH ले लो और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई कर दो। जब ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी हमारे पास K2MnO4 बनेगा। हमें बनाना क्या है KMnO4, लेकिन अभी क्या बना है K2MnO4 बना है, साथ में वाटर। अब इस K2MnO4 को हमें ऑक्सीडाइज करना है। अब ऑक्सीडाइज करने के लिए हम या तो क्लोरीन गैस का यूज कर सकते हैं या फिर वाटर प्लस ऑक्सीजन कर सकते हैं, या फिर हम इसमें HCl ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड कर सकते हैं। तो तीनों ही स्टेप्स में हमारे पास मेन प्रोडक्ट तो यही बनेगा KMnO4, मतलब कि तीनों ही तरीकों से। बस साइड प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि हम कौन सी चीज के साथ इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब K2MnO4 को अगर Cl2 के साथ ट्रीट करते हो तो हमारे पास KMnO4 तो बनेगा ही बनेगा, साथ में एक K यहाँ पे एक्स्ट्रा है और ये दो Cl, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे 2KCl। ये बैलेंस्ड करके लिखी हुई है सारी इक्वेशंस, 2KCl 2KMnO4 जो चीज लिखी है सारी वो बैलेंस करके लिखी है। या फिर अगर वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हो तो साइड प्रोडक्ट बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहाँ पे भी वही दो एक्स्ट्रा के और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे KOH बना लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर अगर यही रिएक्शन हम करते हैं HCl के साथ, ये दो रिएक्शंस तो हो गए, दो पार्ट्स। थर्ड टाइप से अगर हमें इस रिएक्शन को करना है कि अगर हम HCl के साथ इसका रिएक्शन करें तो अब हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेंगे। एक तो MnO2 जो पायरोलुसाइट ओर थी वो ही रीजनरेट हो गई, वाटर HCl है तो KCl भी बनेगा जैसे यहाँ पे बना था Cl की प्रेजेंस में, और OH की प्रेजेंस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना था, और KMnO4 हमारा मेन प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास चार डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे कब, जब K2MnO4 की ऑक्सीडेशन करोगे HCl के साथ। अगर वाटर और ऑक्सीजन के साथ करते हो या इसकी जगह ओजोन भी लिखा होता है कि ओजोन के साथ ट्रीटमेंट, तब हमारे पास क्या बनेगा KMnO4 के साथ साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर Cl2 के साथ करोगे नॉर्मली तो हमारे पास KCl विल बी द साइड प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट वही KMnO4। प्रिपेयर क्या करना था KMnO4, तो फर्स्ट स्टेप में तो K2MnO4 बनेगा, सेकेंड स्टेप में हमारा KMnO4 बन जाएगा। ये दो रिएक्शंस, ये वाले रिएक्शंस हमारे पास K2Cr2O7 के लिए भी है, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब उसके स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन भी आते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक का पार्ट है ये, डी ब्लॉक में आता ही। और दो ही कंपाउंड्स है वहां पे, एक तो K2Cr2O7 है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और एक है हमारा KMnO4। तो KMnO4 के तो स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन दिखा दिए, और इसके भी ना जो ये MnO2 से हम K2MnO4 बना रहे हैं इसके भी बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो मेन जो मुझे बेसिक सा तरीका था यही वाला मेन तरीका है, तो मैंने इसी को यहाँ पे मेंशन किया है। आपको अगर कोई और मेथड याद है तो उससे भी आप ये लिख सकते हैं। इक्वेशन से सारी बैलेंस्ड है, ये 2 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे बैलेंस करके ये 3 ये 2, 3 को 2 से गुना करोगे 6 के हो गए यहाँ पे पोटेशियम, और यहाँ पे 2 और 4 ये भी 6 हो गए। तो ये बैलेंस्ड करके लिखी हुई है इक्वेशन, आप एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। 34th का सेकंड पार्ट है, हाउ डज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद द फॉलोइंग। ऑक्सैलेट आयन के साथ देखनी है हमें रिएक्शन,
एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट की और आयोडाइड आयन के साथ। देखो ऑक्सीलेट के साथ करनी है हमें। ऑक्सीलेट आयन हमारा कौन सा है? C2O4 2 नेगेटिव, ये ऑक्सीलेट आयन है जिससे ऑक्सैलिक एसिड से ही बना है। ऑक्सैलिक एसिड होती है हमारी COH और उसमें से H हटा दिए तो ऑक्सैलेट बन गया। पोटेशियम परमैंगनेट हमारा है MnO4 नेगेटिव। ये MnO4 होता है, K पॉजिटिव अलग कर दिया और MnO4 नेगेटिव अलग हो गया। एसिडिफाइड कंडीशन में करना है मतलब H पॉजिटिव आयन की यहाँ पे एडिशन होगी। तो जैसे ही इस रिएक्शन को करोगे, Mn का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको निकालनी बता रखी है। Mn को X मान लो, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को। ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन का चार्ज कितना आ जाएगा, मतलब टोटल -8 आ जाएगा। एक का -2 चार्ज है तो 4 का चार्ज कितना हो जाएगा, -8। और इक्वल्स टू के उस तरफ क्या है, -1, तो x कितना आ जाएगा, -1 और उधर जाके +8 तो +7। तो Mn4 का चार्ज तो यहाँ पे +7 है, इसका Mn का चार्ज। और Mn इधर कितना है, +2। तो मैग्नीज ने एक्ट करना है यहाँ पे KMnO4 ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद तो रिड्यूस हो जाता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। यानी अब ये Mn+7 किस में चेंज हो गया, Mn+2 में चेंज हो गया। जो C2O4 है, C2O4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। हमारे पास ये है C2O4 -2। तो 2 कार्बन है 2x, 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2, और ऊपर जो चार्ज है वो किसका है, पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज। ये कितना आ गया 2x इक्वल्स टू ये 4 × 2 8, उधर जाके हो जाएगा +2 + 8 कितना हो जाएगा 6, एंड 6 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे कार्बन का जो चार्ज है इस मॉलिक्यूल में C2O4 में, वो कार्बन का चार्ज है +3। लेकिन जब इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन तो ये +3 से किस में चेंज हो जाएगा, +4 में, क्योंकि प्रोडक्ट में देखो क्या बना है। देखो यहाँ पे C2O4 था, कार्बन के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट थी +3, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +7। लेकिन प्रोडक्ट्स में क्या हुआ, इसने KMnO4 ने किस तरह एक्ट करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है कि खुद तो वो रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो जब ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद ये किस स्टेट में चला गया, +2 में, रिडक्शन बाय 5। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का चार्ज होता है +4, कैलकुलेट भी कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। KMnO4 की क्या हो गई, Mn की रिडक्शन। और कार्बन जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है उसमें जो होगा एटम वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखो वैल्यू दिखाती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का चार्ज x मान लो, 2 ऑक्सीजन है, चार्ज कितना है, -2, और ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया है तो 0। तो x कितना आ जाएगा, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, ये बन गया +4। तो हमारे पास ये हो गया इसका कंप्लीट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नोट भी कर सकते हैं। सेकंड रिएक्शन इसने करना है आयोडाइड आयन के साथ। वही MnO4 नेगेटिव, तो वही पोटेशियम परमैंगनेट। आयोडाइड हमारा हो गया I नेगेटिव। एसिडिक मीडियम लेना है तो H पॉजिटिव आयन। ये बैलेंस करके लिखी हुई है भाई सारी इक्वेशंस। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज, Mn यहाँ पे +7, इसकी रिडक्शन होके +2। आयोडीन यहाँ पे -1, लेकिन यहाँ पे इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 0। जब भी हमारा कोई मॉलिक्यूल दिया होता है डायटोमिक होमोएटोमिक मॉलिक्यूल, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसका जो चार्ज रहता है उसके ऊपर वो क्या रहता है, 0। या तो सिंगल एटम प्रेजेंट हो उसका भी चार्ज 0, कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें सेम एटम्स हैं, होमोएटोमिक है, उसका भी चार्ज 0। तो दोनों रिएक्शंस यहाँ पे बिल्कुल सेम है। मैंगनीज की क्या होनी है, रिडक्शन होनी है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होना है। और जो भी आयन जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें जो एटम है मेनली
वो ऑक्सीडाइज होके किस में चेंज हो जाएगा, उसके किसी ना किसी मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। तो ऑक्सैलेट के साथ करेगा रिएक्ट तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा आयोडीन मॉलिक्यूल। ये हो गया 34th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 34th क्वेश्चन का अब करते हैं और वाला पार्ट। 34th के और का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, हमें एक्सप्लेन करना है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करते हैं। देखो, जब भी ट्रांजिशन मेटल्स का कोई क्वेश्चन आता है उसमें या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रोल होता है कोई, या वैकेंट डी ऑर्बिटल्स का रोल होता है। तो यही दो तीन रीजन होते हैं सिंपली जो हर क्वेश्चन में वहां पे वैलिड होते हैं, और यहाँ पे भी वही चीज है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कब बनता है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने आपको कंप्लीट करा रखी है, उसमें क्या होता है, मेटल मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, उसमें लिगेंड्स आके अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, तो उससे हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मतलब मेनली क्या चीज चाहिए यहाँ पे, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स चाहिए। तो यहाँ पे भी वही है कि मेटल्स का स्मॉल आयनिक साइज है, आयनिक फॉर्म में स्मॉल साइज के होते हैं, तो लिगेंड्स उनको जल्दी अप्रोच कर पाएंगे। स्मॉल साइज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी हाई होगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन लिगेंड्स के लिए इनकी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और वेकेंट होते हैं इनके पास अपने डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होती है वेकेंट ऑर्बिटल्स की, एक्सेप्ट जिंक। जिंक के पास अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। तो जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं वो किसकी तरह काम करेंगे, एक्सेप्टर साइट्स की तरह काम करेंगे, ताकि वो लिगेंड से क्या कर सके, लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सके। और जो मेटल एटम होता है या आयन होता है, मतलब मेटल एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है, आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है, वो क्या करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा लिगेंड से, किसमें, अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में। और जैसे ही लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा मेटल के डी ऑर्बिटल में, तो वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बन जाएंगे। और ये याद होगा आपको, मैंने कहा था कि जब एक डोनर हो और एक बिल्कुल एक्सेप्टर हो, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब वो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड फॉर्म्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आप नोट कर सकते हैं। 34th का फर्स्ट का ए पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है इसका, बी पार्ट। बी पार्ट दिया हुआ है, जिंक +2 सोल्ट्स तो कलरलेस है और निकल +2 सोल्ट्स कलर्ड है। मैंने अभी बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या ट्रांजिशन मेटल्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमारे दो तीन ही रीजंस होते हैं, यहाँ पे भी उन्हीं में से एक रीजन आ जाएगा। अब कलर या कलरलेस होना किस पे डिपेंड करता है, डीडी ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है, ट्रांजिशन मेटल्स के केस में। अब डीडी ट्रांजिशन कब पॉसिबल है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 30, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आर्गन 18 4s2 3d10, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है जिंक की। तो जब जिंक +2 बनाओगे, +2 बनाने पे क्या होएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले जाएंगे, और दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे तो क्या बचेगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में कितने बनाते हो ये ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स बनाते हो। तो जब ये सारे ही फिल्ड हो जाएंगे, सारे में ही क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पेयर्ड फॉर्म में आ गए, तो ये कोई भी डीडी ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं हुई। डीडी ट्रांजिशन का मतलब है एक लेवल पे, जैसे ये है, हम सीएफटी के लिए बनाते हैं, जैसे दो सेट बना दिए ऑर्बिटल्स के, T2G और एक EG, ऑक्टाहेड्रल के केस में। अब हमारे पास अगर ये सारे ही फिल्ड होंगे, सारों में ही इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, जब ये सारे पेयर हो गए, तो ये क्या होएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस लेवल से उठ के दूसरे लेवल पे जाएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है इनकी मूवमेंट। इसी को बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन, कि जब लोअर लेवल से एक डी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए हायर लेवल के डी ऑर्बिटल में। तो 3d10 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन जिंक। तो डी ऑर्बिटल में क्या आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए, तो कोई भी डीडी ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन निकल +2 के केस में क्या है, का एटॉमिक नंबर है 28।
अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? आर्गन 18 4s2 3d8। और जब निकल +2 बनाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? 4s2 में से जाएंगे, तो ये बन जाएगा आर्गन 18 3d8। जब d ऑर्बिटल में अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है वैकेंसी है, 10 होते हैं डी ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है, तो यहाँ पे कोई ना कोई dt ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाएगी। अब 3d8 है ना उसकी कॉन्फ़िगरेशन निकल की, तो ये क्या बनेगा? ऐसे बनाओगे और ऐसे। ये मैंने पूरा डिटेल में नहीं बनाया ये वाला डायग्राम, सीएफएससी से रिलेटेड है, सीएफटी का, तो ये तो मैंने आपको कराई रखा है। तो इसमें देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे मर्जी बना दो। अब देखो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला केस बना दिया मैंने कि नीचे मैंने पेयर कर दिए सारे। अब देखो ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन की जो है जगह बची हुई है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है। नीचे से कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? डी ट्रांजिशन। और निकल के केस में ये पॉसिबल है। निकल के पास हायर लेवल पे 2 वेकेंट साइट प्रेजेंट है। वेकेंट साइट मतलब इलेक्ट्रॉन तो 4 आ सकते हैं ना 2 ऑर्बिटल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर प्रेजेंट थे, एक यहाँ और एक एक की जगह खाली थी। तो जो खाली जगह थी वहां पे इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल पे जा सकता है। जब वो जंप कर जाएगा, वो कुछ ना कुछ एनर्जी लेके ही जंप करेगा। ऐसे नॉर्मली कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है किसी लेवल में तो वो ऐसे ही जंप नहीं कर जाएगा, वो कुछ ना कुछ विजिबल लाइट, किसी सुटेबल वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। वेवलेंथ का सिंबल ऐसे लिखते हैं ना, तो जिस वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा, उसी का ही कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें उस सॉल्ट का देखने को मिलेगा। तो अब देखो निकल +2 के सॉल्ट्स क्या है? कलर्ड है, क्योंकि उनके Na+2 में क्या होते हैं? 3d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है। पार्शियली फिल्ड मैंने बताया 3d8 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो जब 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है, dd ट्रांजिशंस वहां पे पॉसिबल हो जाएगी। और अगर dd ट्रांजिशंस होंगी तो हमें कंपाउंड जो सॉल्ट है वो कैसा दिखेगा? कलर्ड दिखेगा। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर लेवल पे जो प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, विजिबल लाइट को, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे उसकी, और जंप कर जाएंगे एनर्जी लेवल्स के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं? डी ट्रांजिशन। और जो कलर होगा सोल्ट का वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा एब्जॉर्ब लाइट के। ये आप नोट कर सकते हैं। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला जो पार्ट है वो मैंने आपको प्रीवियस एक क्वेश्चन में भी बताया था, जो इसमें आया था इसी पेपर में ही, कि ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस क्यों फॉर्म करते हैं। तो इसमें भी आपको देखो ऐसे ही कलर आइडेंटिफाई करोगे, जैसे ये है हमारे पास, इसमें ऐसे बना लो बी बी जी वाई ओ आर। विबग्योर तो सबको पता है, यहाँ विबग्योर में इंडिगो नहीं लिखना है। अब अगर हमारा जो सॉल्ट है, जो आयन है, वो वॉयलेट कलर को एब्सॉर्ब कर रहा है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा वो कौन सा आएगा? येलो। ब्लू कलर को एब्सॉर्ब कर रहा है तो कलर हमें दिखेगा ऑरेंज। जैसे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होता है वो ऑरेंज कलर का दिखता है, इट मीन्स उसने ब्लू कलर की वेवलेंथ को एब्सॉर्ब किया है। अब कोई कंपाउंड हमें ग्रीन दिखता है तो इट मीन्स उसने कौन सी लाइट एब्सॉर्ब की है? रेड। जैसे हमें फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का दिखता है, इट मीन्स उसने रेड लाइट को एब्सॉर्ब किया है। किसी ने ऑरेंज लाइट को एब्सॉर्ब किया तो वो ब्लू दिखेगा, जैसे कॉपर सल्फेट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें उस सॉल्ट के देखने को मिलते हैं। ठीक है। जिंक के पास तो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन थी, तो वहां पे कोई भी dt ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं थी। नेक्स्ट पार्ट है Cr+2 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों बिहेव करता है? देखो Cr+2 क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 18 4s1 3d5। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने आपको बताई हुई है ये भी।
अब Cr+2 का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन 4s1 में से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन 3d5 में से जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी? 3d4। अब वो 3d4 कॉन्फ़िगरेशन जो बची है, ना तो वो हाफ फिल्ड में है, ना वो कंप्लीटली फिल्ड में है। लेकिन जैसे इसमें भरे हमने, देखो Eg और T2g ऑर्बिटल में हमें CFT के अकॉर्डिंग ही देखना है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगी तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? T2g की 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास T2g लेवल में, विच इज एग्जैक्टली हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो Cr+2 से Cr+3 का बनना बहुत फेवरेबल हो जाएगा, एनर्जेटिकली ये फेवरेबल है। अब ये मैंने Eg और T2g लेवल में फीलिंग की है, वीक फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग की है। यहाँ पे मैं पेयर भी कर सकती थी, तो मैंने बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख लिए हैं, 3 T2g ऑर्बिटल में, एक Eg ऑर्बिटल में। और जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो हमारे पास स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तो ये जो क्रोमियम+2 है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 34th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और वाले क्वेश्चन का। अब इसका सेकंड पार्ट भी है, वो थोड़ा छोटा सा ही है। ये दिया हुआ है, व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? छोटी सी डेफिनेशन है इसकी कि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को ही हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। 4f सीरीज होगी तो लैंथेनॉइड्स, 5f सीरीज होगी तो एक्टिनॉइड्स। जो पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल नीचे पड़े होते हैं, 2 पीरियड्स दिए होते हैं, 14 ग्रुप्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे होते हैं लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। उन्हीं को ही हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो n-2f ऑर्बिटल में, बस आपको याद रखना है कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-2f ऑर्बिटल में एंटर करता है। और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-2f1 to 14। f ऑर्बिटल में तो 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे d में 5 होते हैं ना, ऐसे f में 7 बनते हैं, ये वाले ऑर्बिटल्स 7 बनते हैं। तो एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 7 में कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इनके f ऑर्बिटल में। d में देखो, d में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब या तो 0 है इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं d ऑर्बिटल में, n-1 d ऑर्बिटल में, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और जो s ऑर्बिटल है वो भरा रहेगा, मतलब d के भरने से पहले यहाँ f ऑर्बिटल भरता है। तो ये तो बहुत डीप चीजें हैं, बस आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसकी याद होनी चाहिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको s, p, d और इनकी f की, चारों की याद होनी चाहिए। s की तो सबको याद है, s की क्या होती है? ns1 to 2। s ऑर्बिटल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 होगा तो उसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, 2 होंगे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। p ऑर्बिटल की अगर कोई एलिमेंट है, p की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? ns2 np1 to 6। s में तो पूरे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, p में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास कार्बन का ही ले लो एग्जांपल, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। s में तो भर गए इलेक्ट्रॉन, p में 2 आए। इससे पिछला एलिमेंट बोरोन, बोरोन में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 2p में। ठीक है, इस तरह से चलेगा ये। फिर d ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, d की होती है n-1 d1 to 10 ns1 to 2। ये भी 1 to 2 चलेगा, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है s ऑर्बिटल में। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है किस किस की? s, p, d, f मैंने चारों की आपको लिखवा दी। अब करते हैं 35th क्वेश्चन। देखो 35th क्वेश्चन है, ये एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। इसने कहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H12O है।
अब देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो देख लो। जब वो एल्केन एल्कीन एल्काइन किसी का भी फॉर्मूले में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इट मींस वहां पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग वाला वो कंपाउंड होगा। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H12O, जो कि फर्स्ट पार्ट से ही स्टार्ट कर देते हैं। पहला पार्ट ये कह रहा है कि ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन मतलब 2,4 DNP डेरिवेटिव बनाएगा। देखो, एक साथ सारे पार्ट्स हम नहीं कर सकते, हमें वन बाय वन ही चलना पड़ेगा। पहली बात तो इसने कहा है, इसने 2,4 DNP हाइड्राजीन डेरिवेटिव बनाना है। अब 2,4 DNP का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्या होता है। हाइड्राजीन क्या होता है, NH2NH2 होता है। फिर उसके बाद फिनाइल हाइड्राजीन, देखो मैं यहाँ पे साइड में कराती हूँ। पहली बात तो हाइड्राजीन होता है NH2NH2। सिर्फ क्वेश्चन तक ही सीमित नहीं रहेंगे हम, हमें जो पॉइंट्स मिलते जाएंगे हम वो कवर करते जाएंगे। इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाले चैप्टर में है इसके रिएक्शंस। फिर उसके बाद फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होएगा, अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा के फिनाइल लगा दूं, फिनाइल बेंजीन रिंग को फिनाइल बोलते हैं जब वो कहीं और अटैच्ड होती है, तो ये बन गया फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन। अब अगर मैं इसकी सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे, इसकी फिनाइल हाइड्रोजीन की सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दूं, ये तो सारा यही का यही तो सेम रहेगा। इधर सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो लगा दूं और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो, इसके विद रिस्पेक्ट ये जो ग्रुप लगा हुआ है पूरा हाइड्रोजीन ग्रुप, इसके विद रिस्पेक्ट में अगर मैं सेकंड पोजीशन देखूं तो ये सेकंड है, 1 2 3 4, तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन मेरे पास ये बन जाएगा। हाइड्राजीन होता है NH2NH2, फिनाइल हाइड्राजीन होता है कि मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं N से और वहां पे फिनाइल रिंग लगा दूं, वो बन गया फिनाइल हाइड्राजीन। और अगर मैं इसी फिनाइल हाइड्राजीन में 2 और 4 सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो तो ये मेरा बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब इसी से ही हमें रिएक्शन करानी है, यहीं से हमारा रिएक्शन ये स्टार्ट है, ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखो, कोई भी कंपाउंड 2,4 DNP टेस्ट तभी देगा जब उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये तो एश्योर हो गए हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कि इसमें बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग के साथ एक अटैच्ड क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ये कौन सा टेस्ट देगा, 2,4 DNP टेस्ट देगा। डेरिवेटिव उसका बनेगा और ये इसका डेरिवेटिव है। बस क्या करना है, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन को हटा दो और जो कार्बन का डबल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के साथ इसका बन जाएगा। ये 2,4 DNP डेरिवेटिव हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजीन लिखा है, यहाँ डेरिवेटिव वर्ड आ जाएगा। दोबारा से समझो इसको, उसने कहा है जो कंपाउंड है वो 2,4 DNP डेरिवेटिव बना रहा है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हमारे कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ indicates the presence of CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, पहला पार्ट जो इसने दिया हुआ। सेकेंड पार्ट देखते हैं, साथ साथ इन रिएक्शंस को नोट करते रहिए ताकि जब ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा समझ पाए कि इसमें दिया क्या हुआ है। तो इसको आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। सेकेंड पार्ट ये क्या दे रखा है इसने, वो कह रहा है कि ये कंपाउंड ना तो टोलेंस रिएजेंट की रिडक्शन करेगा और ना ही ये डीकलराइज करेगा ब्रोमीन वाटर को या फिर बेयर्स रिएजेंट को। देखो, कोई भी कंपाउंड अगर टोलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है, वो क्या इंडिकेट करता है कि उसके अंदर कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। या तो बेयर्स रिएजेंट टेस्ट करो या टोलेंस रिएजेंट, तो वो यही इंडिकेट करते हैं कि उसके अंदर कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। मतलब जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो कीटोनिक है, ठीक है, वो
एल्डिहाइड ग्रुप ना होके कीटोनिक है, मतलब उस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई भी आर ग्रुप आगे अटैच्ड है। वो हमें नेक्स्ट स्टेप से पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा नहीं। और ये क्या कर रहा है, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर रहा है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसके लिए होता है, टू डिटेक्ट द अनसैचुरेशन। हमारे कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, ब्रोमीन वाटर को, या KMnO4 का टेस्ट भी हम यूज करते हैं। तो अब डबल बॉन्ड तो यहाँ पे भी है, डबल बॉन्ड तो ये भी है, बट ये नहीं गिनने हैं। इस रिंग के अलावा देखने हैं कि कोई और कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। और उसने कहा है कि वो नहीं कर रहा है ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट। ये बेयर्स रिएजेंट इसी में ही आएगा, इसी के साथ ही डीकलराइजेशन वाले में, क्योंकि बेयर्स रिएजेंट हमारा KMnO4 होता है। KMnO4 को भी हम अनसैचुरेशन के लिए डिटेक्ट करते हैं। टोलेंस रिएजेंट तो इसमें आ जाएगा, बेनेडिक्ट लिखा होता तो बेनेडिक्ट आता टोलेंस के साथ। तो टोलेंस रिएजेंट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन है तो नो एल्डिहाइडिक ग्रुप वाला आ जाता है यहाँ पे। और बेयर्स रिएजेंट हमारा KMnO4 है, और ब्रोमीन वाटर हमारा ये होता है Br2H2O। KMnO4 का कलर होता है पर्पल, और ब्रोमीन वाटर का कलर होता है ऑरेंज ब्राउन सा कलर होता है। तो उनका कलर अगर किसी कंपाउंड में डालने पे एज इट इज रहे, तब तो उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा जो है चेन में ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन अगर वो कलर चला जाए तो इट मीन्स उसमें प्रेजेंट है। और यहाँ इसने कहा है कि कलर नहीं गया, डीकलराइजेशन नहीं हुई, इट मीन्स कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमारे मॉलिक्यूल में नहीं है। थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं वो हमारे आइडोफॉर्म के होते हैं, CHI3 के होते हैं वो येलो प्रेसिपिटेट। और ये इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन। फर्स्ट पार्ट से कंफर्म हो गया था कि कार्बोनिल ग्रुप है। सेकंड पार्ट से कंफर्म हुआ कि वो एल्डिहाइड नहीं है। अगर एल्डिहाइड नहीं है तो वो कीटोन है। और थर्ड पार्ट में इसने कह दिया कि ये आइडोफॉर्म प्रेसिपिटेट दे रहा है, आइडोफॉर्म के प्रेसिपिटेट, इट मींस वो कीटोन कौन सा है, मिथाइल कीटोन। अब कितने कार्बन कंप्लीट हो गए, 6 तो इस रिंग में और 2 बाहर, तो 8 कार्बन हमारे अब तक कंफर्म हो गए। रिएक्शन भी साथ साथ लिख दिया कि आयोडीन के साथ रिएक्शन करोगे एक तो आइडोफॉर्म बनेगा CHI3, और एक सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। लेकिन अभी भी हमें कंफर्म नहीं हुआ पूरा कंपाउंड कि हमारा कंपाउंड है क्या, लेकिन लास्ट स्टेप से देखो कंफर्म हो जाएगा बिल्कुल। लास्ट स्टेप में ये कह रहा है कि जब हम इसको क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, विगरस ऑक्सीडेशन जब हम इसकी करेंगे, तो ये हमारे पास 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। अब 1,2 का मतलब एक तो पोजीशन ही है 1, सेकंड पोजीशन या तो इसके साथ वाली 1 ये है पोजीशन भाई, ये जहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सेकंड पोजीशन या तो ये वाली ले लो या ये वाली, दोनों ही सेकंड पोजीशन है। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है यहाँ भी CH ग्रुप, यहाँ भी, यहाँ भी CH ग्रुप। क्रोमिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो किसी भी एल्काइल चेन को और किसी भी एल्काइल पार्ट जो कार्बोनिल के साथ अटैच्ड है उसको किस में चेंज कर देता है, एसिडिक ग्रुप में चेंज कर देता है। 8 कार्बन तो हमारे पहले ही पूरे हो गए थे, हमें कितने कार्बन चाहिए यहाँ, 10 कार्बन, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, C10H12O, ये फॉर्मूला था। तो इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, और वो कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का, क्योंकि हमारे 8 कार्बन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे, 2 ही कार्बन रहते थे वो हमने लिख दिए। मैं रिपीट कर देती हूँ, देखो पहली बात तो इसने 2,4-DNP बनाया, 2,4-DNP का डेरिवेटिव बनाया, इट मींस इसके अंदर क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये बन गया डेरिवेटिव। कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, अब वो एल्डिहाइडिक है या कीटोन है वो हमें किसने बताया, सेकंड पार्ट ने बताया। सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, हमने देखा कि इसने बोला है कि ये टोलेंस रिएजेंट के साथ नहीं रिडक्शन कर रहा, और बेयर्स रिएजेंट और ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर रहा।
अब टोलेंस रिएजेंट के साथ रिडक्शन नहीं की, इट मीन्स वो कौन सा है, एल्डिहाइड नहीं है। रिडक्शन नहीं की ना टोलेंस रिएजेंट की, तो वो एल्डिहाइड नहीं है। बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज नहीं किया, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं किया, तो ये इसके अंदर कोई भी कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, मतलब रिंग के अलावा कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। फिर उसके बाद येलो प्रेसिपिटेट दिए आयोडीन के साथ हीटिंग पे NaOH की प्रेजेंस में, तो आयोडीन के साथ जब रिएक्शन किया तो आइडोफॉर्म टेस्ट हुआ, तो आइडोफॉर्म के प्रोडक्ट बने, इसको आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। और ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ मिथाइल कीटोन है, मतलब कीटोन तो था, वो कौन सा है, मिथाइल कीटोन है। कार्बन अभी भी पूरे नहीं हुए। कार्बन पूरे कब होंगे, जब हमने क्रोमिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन किया। क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला है H2CrO4। तो ये यहाँ पे जब 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इसने बोल ही दी है कि 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी, तो यानी सेकंड पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। और क्रोमिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो इसको एल्काइल पार्ट को भी चेंज कर देगी एसिडिक ग्रुप में, और जो मिथाइल पार्ट लगा हुआ है इसको भी चेंज कर देगी एसिडिक ग्रुप में। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आया होगा, आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। हमें इसमें बताना क्या था, इसमें रिएक्टेंट ही बताना था कि C4H10 कौन सा हमारा कंपाउंड है और रिएक्शन कौन कौन से इन्वॉल्व है। तो मैंने इसमें रिएक्शंस भी बता दिए आपको, ये रिएक्शंस होंगे। यहाँ तो कोई रिएक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि जब रिएक्शन हो ही नहीं रहा है तो रिएक्शन लिखे क्या। फर्स्ट पार्ट का भी रिएक्शन मैंने लिख दिया, थर्ड पार्ट का भी और फोर्थ पार्ट का भी। तो हमारा जो कंपाउंड है, हम जो नाम लिखेंगे कंपाउंड का, जो फॉर्मूला लिखेंगे वो ये है। आंसर में जो कंपाउंड है, द कंपाउंड विल बी 2 इथाइल एसिटोफिनोन, ये हमारा कंपाउंड आ जाएगा। और ये हमारे रिएक्शंस हो गए इसके कंप्लीट। अब देखते हैं 35th क्वेश्चन। 35th का जो ये और वाला क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट करने से पहले बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट बिल्कुल छोटा सा ही है। बी पार्ट हमें दिया हुआ है, राइट द आयनिक इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट विद H2S एंड FeSO4। FeSO4 के साथ रिएक्शन करना है और H2S के साथ रिएक्शन करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। दोनों ही रिएक्शन बिल्कुल सेम है। देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्या आया, Cr2O7 आया, यहाँ से भी Cr2O7, ये दोनों डाइक्रोमेट से आए हैं। दोनों रिएक्शन अलग अलग हैं, एक रिएक्शन है H2S के साथ, एक है FeSO4 के साथ। FeSO4 में से हमने ले लिया Fe+2 आयन। अब एसिडिफाइड मीडियम में करना है तो H पॉजिटिव आयन तो आएंगी। ये 8, 14, 3, 6 जो भी लिखे हैं ये आपको बैलेंस करके खुद लिखने हैं। ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन लिख दी है, बट रट्टा नहीं लगाना आपको रिएक्शन का, बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। +2 में तो आपको बिल्कुल क्लियरली बैलेंसिंग आनी चाहिए, 9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ये टॉपिक। तो Cr2O7 इसके एसिडिक मीडियम, H2S के साथ रिएक्शन, जैसा काम KMnO4 के रिएक्शन का हुआ था, अभी इसी में प्रीवियस क्वेश्चन आया था अभी कि KMnO4 के साथ रिएक्शन कराना था, I नेगेटिव का कराना था और ऑक्जेलेट का। तो यहाँ पे भी वही काम है, इसने काम करना है K2Cr2O7 ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस। यहाँ पे Cr2O7 में Cr का चार्ज देखो कितना आएगा, Cr2O7 -2, 2x ऑक्सीजन कितने हैं 7, चार्ज कितना है -2, और ऊपर चार्ज कितना दिया हुआ है -2, वो उसके इक्वल के उस तरफ, जो ऊपर चार्ज है वो इक्वल्स टू के उस तरफ लिखते हैं, और ऑक्सीजन का खुद का चार्ज कितना होता है नेगेटिव। तो 2x कितना आ जाएगा, -2 + 14 कितना हो जाएगा +12, तो x कितना आ जाएगा +6। मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमेट का जो चार्ज है, क्रोमियम का जो चार्ज है वो कितना है +6, और यहाँ कितना आया +3। मतलब इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करा और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सल्फर का देखो यहाँ कितना है -2, और यहाँ कितना है 0। मैंने बताया था कि एलिमेंटल स्टेट में अगर कोई प्रेजेंट है तो उसका चार्ज कितना होता है 0। और H2S का निकालना आसान है, H का चार्ज
+1, 2H है तो इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो -2। अब यहाँ पे भी सेम, +6, यहाँ +6, आयरन +2 में है, +2 से किस में चला गया, +3 आएगा यहाँ। आयरन +3 स्टेट में आ गया, और ये हमारे पास ये क्या हो गया, क्रोमियम +6 से किस में आ गया, +3 में। आयरन की ऑक्सीडेशन हो गई, यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन हो गई, और ये हमारे पास वाटर का रिमूवल। वाटर दोनों में ही बराबर 7H2O 7H2O, वो दोनों रिएक्शन भी सेम थे, ऐसे ही ये दोनों रिएक्शन भी बिल्कुल सेम है। तो कुछ नहीं करना, जिसके साथ रिएक्शन करा रहे हो K2Cr2O7 का या KMnO4 का, उस एलिमेंट की हो जाएगी ऑक्सीडेशन, और KMnO4 में से Mn और K2Cr2O7 में से Cr, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। इन रिएक्शंस को साथ साथ नोट करते रहिए, जो भी स्टेप ना समझ आया आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का करते हैं, उसके बाद ये पेपर 2025 का पेपर खत्म, फिर हम स्टार्ट करेंगे 2026 का पेपर। मैंने ये सेट ए कराया है 2025 के पेपर का, क्योंकि चारों सेट बिल्कुल सेम होते हैं। सिर्फ 2023 में जो पेपर आया था हरियाणा बोर्ड का क्लास 12th का, वो उसमें चारों सेट डिफरेंट थे, ए बी सी डी, उनमें चारों सेट में क्वेश्चन अलग अलग थे। लेकिन अदरवाइज जो है इसमें चारों सेट में क्वेश्चन सेम रहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन शफल्ड होते हैं। 24 के पेपर में भी ये है, 25 के पेपर में भी, 2025 के पेपर में भी, 2026 का पेपर करेंगे अभी तो हम इसके बाद। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। हमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करना है, और इसमें जो ए बी सी डी दिए हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। ए बी सी डी ई एफ 5 ये दिए हुए हैं, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखो यहाँ पे इतनी बड़ी वीबीटी तो लगाने से रहे हम, इतना बड़ा जो तामझाम है वो करने से रहे। हमारा काम है कम से कम टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। देखो सेंट्रल मेटल यहाँ पे क्लियरली Cr+3 दिया हुआ है, यहाँ Ni दिया हुआ है, मतलब चार्जेस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो ए का भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा। सेंट्रल मेटल कौन है, CO। अब CO है हमारे पास, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। देखो COF4 और साथ में दिया हुआ है -2, 2 -2 जो भी, X मान लो इसका चार्ज है कोबाल्ट का, 4 F है, F का चार्ज फ्लोरीन का चार्ज होता है -1, हेलोजन फैमिली है, ग्रुप नंबर 17, और जो ऊपर चार्ज दिया हुआ है वो इस तरफ लिखो, तो X की वैल्यू कितनी आएगी, +2, क्योंकि ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 +4 कितना होता है +2, तो ये आ गया +2, यानी A तो हमारा आ गया कोबाल्ट +2। मैं साथ साथ क्लियर करती जाऊंगी, जो जो लिखूंगी यहाँ पे, मतलब मुझे स्क्रीन को क्लियर करना पड़ेगा ताकि मैं आगे वाले पार्ट्स को कर सकूं। तो ए हमारा कोबाल्ट +2 आ गया, आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर है। COF4 -2 था, कोबाल्ट का चार्ज हमने X मान लिया, F का चार्ज हमें पता है -1 होता है हेलोजेंस का, और ऊपर जो चार्ज होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के, उसको हम लिखते हैं इक्वल्स टू के इस तरफ। तो बस सिंपल मैथमेटिक्स, -2 + 4, आई थिंक ये तो बहुत इजी है, तो कोबाल्ट +2 आ गया हमारा ए। इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है 3D7, 3D3, 3D8 4s2, 3 कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखी है, इनकी अलग अलग। हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 हो गई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो कॉम्प्लेक्स क्या दिया हुआ है, CrH2O ट्वाइस, C2O4 ट्वाइस, ये हमें दिया हुआ है, और कॉन्फ़िगरेशन इसने दे रखी है, हाइब्रिडाइजेशन 3D3 दे रखी है। कुछ नहीं करना, 3D ऑर्बिटल बनाओ। 3D में 5 इलेक्ट्रॉन की जगह कितने लिखने हैं, मतलब 5 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। अब इसको देखो कितने लिगेंड है इसके पास अटैच, 2, और ये ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट बाइडेंटेट लिगेंड है, 4 बॉन्ड इसने बनाने हैं, मतलब ये 6 बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 6 बॉन्ड में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन वो कौन कौन सी होती है, तो होती है D2sp3, ये होती है sp3d2। दोबारा सुनो इस पॉइंट को,
हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसमें 6 बॉन्ड बने हुए हैं देखो। तो वाटर के बॉन्ड और ये ऑक्जेलेट होता है C2O4, इसके बने 4 बॉन्ड। एक ऑक्जेलेट बनाता है 2 बॉन्ड, तो 2 ऑक्जेलेट कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो टोटल हमारे 6 बॉन्ड बनने हैं यहाँ पे। तो 6 बॉन्ड में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो बनती है 6 बॉन्ड वाली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, दो ही हाइब्रिडाइजेशन होती है। या तो होती है D2sp3, या तो होती है D2sp3, या होती है sp3d2। अब sp3d2 हम कब यूज करते हैं? जब हमारा d ऑर्बिटल भरा हो, पूरा भरा हो, तब हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। ये वही यूज होगा, क्योंकि देखो 3 ही इलेक्ट्रॉन है मेटल के तो d ऑर्बिटल में। इसको थोड़ा साफ साफ कर देती हूँ। देखो, जो हमें दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स, उसमें कोबाल्ट +3 स्टेट में प्रेजेंट है। कॉन्फ़िगरेशन उसकी 3d3 दी हुई है। तो 3d3 मतलब d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3d3 d ऑर्बिटल में। और कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है? COH2 ट्वाइस C C2O4 ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स हमारा दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज चार्ज इसके ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ है। ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, 2 लगे हुए तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे। ये ऑक्सिलेटो होता है भाई, C2O4 ऑक्सिलेटो होता है। लिगेंड्स के बारे में भी मैंने आपको सारा बता रखा है, लिंक से पढ़ सकते हैं जाके आप। तो ऑक्सिलेटो, 2 ऑक्सिलेटो है तो 2 ने कितने बॉन्ड बनाने? 4 बॉन्ड बनाने, मतलब 6 बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे ज्योमेट्री क्या बनने वाली है? ऑक्टाहेड्रल बनने वाली है, 6 बॉन्ड जब बन रहे हैं। अब 6 बॉन्ड की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास 2 ही पॉसिबल है। एक होती है sp3d2, एक होती है D2sp3। sp3d2 उस केस में चलती है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जब हमारा d ऑर्बिटल कुछ अवेलेबल ही ना हो, कोई भी d ऑर्बिटल खाली ही ना हो। लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्लियरली 2 ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, ये वाले 2 ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, d ऑर्बिटल। तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? क्लियरली D2sp3। हमें पूरा ऑर्बिटल बना के देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो यहाँ पे इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल में बता रही हूँ। आप जब क्वेश्चन को देखोगे, एक बार सॉल्व करोगे खुद, तो देखो मिनटों में ये क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल। लिगेंड्स को देखो, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन को खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे। चलते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 3d3। तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने अभी बताया कि d ऑर्बिटल जब खाली है, 2 d ऑर्बिटल खाली पड़े हैं और ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, क्योंकि देखो 2 लिगेंड्स ये वाले, 2 ये वाले, तो कितने हो गए? 6 बॉन्ड बनेंगे। और 6 बॉन्ड बन रहे हैं तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? D2sp3। B अभी देखते हैं। C हमने कर लिया, पहले पहले एक एक कॉलम करते हुए जाएंगे। तो C हमारी वैल्यू आ गई इसकी D2sp3। ऐसे ही देखो NiCO4 में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है 3d8 4s2। कुछ नहीं करना, 3d8 4s2 बना लो। 3d8 4s2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s2। ये 3d है, ये 4s है। 4s के बाद कौन आता है? 4p। अब देखो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है NiCO4। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो ही याद होने चाहिए, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा। ये CO कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। करनी क्या है इसने? पेयरिंग, मतलब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे? पेयर अप हो जाएंगे। तो एक तो हमारा चला जाएगा इस वाले ऑर्बिटल में और दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस वाले ऑर्बिटल में। मतलब टोटल कितने थे? 8 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स किसमें चले जाएंगे?
3d ऑर्बिटल में। अब हमारा 4s ऑर्बिटल हो गया खाली, 3 ही है खाली। लिगेंड कितने जोड़ने हैं? 4, 4 जोड़ने हैं ना। और एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन लेके आता है? 2, 1, 2, 3, 4। चारों इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? मतलब चारों लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन sp3 ऑर्बिटल में। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। मतलब हमारे पास E की वैल्यू आ गई sp3। C भी आ गया हमारे पास, A भी आ गया, E भी आ गया। A हमारा था कोबाल्ट +2, हमारे पास C आ गया D2sp3 और E आ गया हमारा sp3। नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास ज्योमेट्री बतानी है। देखो sp3 जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है भाई? टेट्राहेड्रल, सिंपल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो F हमारा हो गया टेट्राहेड्रल, ये भी हो गया हमारा। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं फर्स्ट वाले में। देखो ये आपकी मर्जी है, आप पहले एक कॉम्प्लेक्स को पूरा करना चाहते हो या कॉलम वाइज चलना चाहते हो कि पहला कॉलम कंप्लीट कर लो और नेक्स्ट कॉलम, तो वो आपकी चॉइस है। आप पहले इसको यहाँ पे समझ लो और उसके बाद अपने तरीके से इसको, चाहे आप पहले एक ही कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट कर लो या कॉलम वाइज करो। अब हमारे पास CuF4-2, इसी पे वापस आ जाओ। इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो कितनी आई थी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई थी, sp3 और 3d7 इसकी क्या थी? 3d7 इसकी क्या थी कॉन्फ़िगरेशन? 3d7 बना लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद S और P तो किसने यूज किया है? जो ये हाइब्रिडाइजेशन लिखी होती है, इट मींस वो लिगेंड्स नहीं वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 1, 2, 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब B की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। क्लियर है? देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और हाइब्रिडाइजेशन में तो वही ऑर्बिटल आएंगे जिसमें लिगेंड्स ने अपने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, कह रही हूँ, भरे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। तो हमें देखने किसके इलेक्ट्रॉन है? मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है। तो मेटल का ऑर्बिटल कौन सा है? ये वाला, जिसमें लिगेंड का कोई रोल नहीं है। तो वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने पड़े हैं? 1, 2, 3। लिगेंड का कोई रोल नहीं है इन द सेंस कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें इन्वॉल्व। वैसे तो डी ऑर्बिटल ये वाला भी यूज हो सकता है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 3। अब लास्ट बचा है डी। देखो सेकंड कॉम्प्लेक्स में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसे होएगा? पैरा मैग्नेटिक। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अभी इसको आपने वीडियो में जब देखा तो ये आपको बहुत लेंथी लगा होगा, लेकिन अगर एक बार आप नोट करोगे ना आराम से शांति से बैठ के, और उसके बाद जब खुद इसको क्वेश्चन को करके देखोगे, बिलीव मी आपका 2 मिनट्स में क्वेश्चन हो जाएगा। ए हमारा है कोबाल्ट +2, ठीक है। उसके बाद हमारा सी कितना आया था? इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमने लिखी थी D2sp3। इसकी कितनी आई थी? sp3। ये हमारा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें कितने आए थे? 3। और F हमारा sp3 की हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और ये क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 दे ही रखे हैं तो ये क्या हो जाएगा? पैरा मैग्नेटिक। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। बच्चे अक्सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके आते हैं कि इतना बड़ा टेबल है, कौन फिल करेगा, कौन नहीं करेगा, कितना टाइम लगाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे। पूरी वीबीटी वहां पे 3 पेज की नहीं भर के आने है कि 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए अलग अलग वो चार्ट बना दिए, नहीं। कॉलम्स देखो, कॉलम्स में क्या डिमांड है, क्या पूछा गया है, उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हो। हमारा यहाँ पे ये 2025 का पेपर होता है खत्म। लेंथी वीडियो है बट और मैं इसके पार्ट्स नहीं बनाना चाहती थी, पहले ही इसके बहुत पार्ट्स बन चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 2026 का पेपर स्टार्ट। 2026 का जो सैंपल पेपर बोर्ड ने साइट पे दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही। आई होप आई वाज एबल टू मेक यू क्लियर कि जो भी कंसेप्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।